74वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे विकास परिवार के सभी बड़े और छोटे भाई बहनों को, अधिकारीगण और हमारे कर्मचारीगण और जितने भी आपसे जुड़े हुए आपके परिजन हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आज जो आरंभ किया था हमारे दुबे जी ने, उन्होंने किया था कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो अब वास्तव में नया दौर आ चुका है। एक था कोरोना से पहले का और एक है कोरोना के बाद का, जिसमें हमें एक नई कहानी लिखनी है, अपने आप के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन करना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब 2014 में स्वच्छ भारत की अलग जगाई थी, तो बहुत से लोगों ने सोचा कि इससे क्या होगा। आप सोचिए, यदि वो अलग के 6 वर्ष नहीं बीते होते तो भारत में कोरोना की बहुत खराब स्थिति होती, क्योंकि उन 6 वर्षों में हमारी आदतों में, हमारे व्यवहार में, हमारी स्वच्छता की आदतों में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ चुका था। यही कारण है कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जो सबसे बाद में जहां कोरोना बढ़ा, और आज भी भारत की रिकवरी रेट पूरे विश्व के अंदर प्रशंसनीय है और पूरा विश्व इसका अनुकरण कर रहा है कि इतनी जल्दी रिकवरी रेट कैसे है। और हमारे यहाँ पे डेथ रेट भी पूरी दुनिया की सबसे कम है। इसका मतलब हम हमारी जो जीवन पद्धति अपनाते हैं, हमारे जो संस्कार अपनाते हैं, और हमारा जो आयुर्वेद या पूरे के पूरे आयुष का, उसमें चाहे योग हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो, इनका जो पूरा कॉम्बिनेशन चलता है, ये किस तरह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया हुआ है, किसी को पता ही नहीं चला। और हम सभी कोरोना के जो मकर जाल कहें या कोरोना जैसी बहुत बड़ी विशाल का जो प्राकृतिक आपदा कहें, इसको कुछ भी माने, लेकिन उससे हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हालांकि आगे के 2 महीने हमारे लिए सबसे ज्यादा चुनौती वाले हैं और विशेष रूप से हमारे जनपद के लिए भी चुनौती वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो 3 मंत्र हैं कोरोना से बचने के, जिसमें मास्क है, हैंड वॉश है और सोशल डिस्टेंसिंग है, उन तीनों मंत्रों का हम सदैव पालन करते रहेंगे। और जितने भी हमारे पुराने संस्कार हैं, जैसे रसोई घर को कहा जाता था हमारे घर का मेडिकल स्टोर, उसके अंदर हर वो चीज है जो कोरोना से राहत पाने के लिए किसी को चाहिए। कहते हैं कि सुबह शहद और काली मिर्च का पाउडर यदि मुंह में आपने रख लिया तो पूरे दिन के अंदर कोई भी वायरस आप पर अटैक नहीं कर सकता। दूसरा हमारे संस्कारों में था, मसालों में क्या होता है, दालचीनी, हल्दी, अदरक, और अब किस चीज की बात हो रही है, उसी जो मेडिकल स्टोर जो हर घर में है उसी की बात हो रही है। कोई महंगी चीज नहीं, जो आपके घर में है उसी की सब बात कर रहे हैं। बस मेरा ये कहना है कि हमारे जो पुराने संस्कार थे, चाहे वो आयुर्वेद के थे, चाहे योग के थे, यदि उनको हम अपनी जीवनचर्या का अंग, हमारी दिनचर्या का अंग, हमारी व्यक्तित्व का एक हिस्सा बना लें, तो कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि आज भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनका पालन करते हैं। नए बच्चे जो आए हैं वो भले उनका पालन नहीं करें, लेकिन बड़े बुजुर्ग पालन करते आ रहे हैं। इसीलिए पिछले 6 महीनों में जो बड़े बुजुर्गों के संस्कार थे, उनके साथ रहने से, उनके साथ घुलने मिलने से, वो संस्कार छोटे बच्चों में भी अब आ रहे हैं। इसमें विशेष रूप से कहूंगा कि मैं घर के भोजन करने, पहले छोटे बच्चों में क्या आदत थी, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, उनको बाहर घुमा के लाइए, लेकिन अब क्या आदत हो गई, नहीं, बाहर का नहीं खाना, कहाँ का खाना है, घर का, क्योंकि घर पर हमारे हर चीज उपलब्ध है और वो भी बिल्कुल पौष्टिक है, स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद। तो एक तो जो कोरोना में हमने सीखा, इसको हम लाइफ टाइम कंटिन्यू करेंगे। यदि हम जीवन भर इसको निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सके। चाहे कोरोना हो, चाहे कोई और आपदाएं, आपके स्वास्थ्य को कभी भी बिगाड़ नहीं पाए। एक और परंपरा जिसको मैं तो काफी वर्षों से अनुसरण करता हूँ, लेकिन आपसे मैं आग्रह करूंगा, जैसे हम सोते वक्त जो देशी गाय होता है, उसका घी डेली 2-2 बूंद सबकी नाक के अंदर डाल के सोते हैं। उसके 2 लाभ होते हैं। एक, यदि कोई वायरस अटैक करता है तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो नाक के माध्यम से अटैक करे, और कोरोना के बारे में तो कहते हैं कि वो 4 से 5 तक हमारे ENT सिस्टम में रहता है। यदि हम जल नीति कर लें और नाक के अंदर अणु तेल,
षडबिंदु तेल या देशी गाय का घी डाल लें तो 100% क्योर हो जाता है कि वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसको आगे जाने के लिए या उसको पनपने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक उपाय आप अपना सकते हैं। जैसे अभी कोरोनिल दवा आई थी, उसमें अणु तेल बताया गया था, तो आप अणु तेल भी डाल सकते हैं, षडबिंदु भी डाल सकते हैं। और एक तो आग्रह करूंगा कि रात को सोते वक्त खुद और अपने पूरे परिजनों जो शुद्ध देशी गाय होता है उसका बस शुद्ध देशी घी जो हल्का सा येलोइश कलर लिए हुए होता है वो जरूर डालें। उससे आपका दिमाग भी तेज होगा, आपके किसी के नजले की प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहेगी, और इसके अलावा जुकाम इत्यादि जितनी भी समस्याएं उनसे दूर हो जाएंगी। और स्पेशली जो वर्तमान में कोरोना चल रहा है उससे तो हम दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि एक और बात बोली थी कि नई चीजों को हमने अपनाना। नई का मतलब IT। अब हमें IT फ्रेंडली बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप बाहर जा ही नहीं सकते या जाएं तो कम समय के लिए जाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे या अपने आप को दूसरों से बचाना है, तो आपको जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक लक्ष्य बनाया था कि डिजिटल इंडिया, तो वही डिजिटल इंडिया इस कोरोना पीरियड में काम आ रहा है। अब आप सोच के देखिए वो सपना आज 6 साल बाद हम याद कर रहे हैं, यार काश यदि वो नहीं होता तो स्थितियां और ज्यादा विकृत हो सकती। तो ये दोनों चीजें, चाहे डिजिटल इंडिया वाला हो चाहे स्वच्छ भारत वाला हो, उसको हमें अपने जीवन में अपनाना है और आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना है। उसके बाद एक और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जब कि आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, तो रियल में यदि आप इंसान हैं तो आपको किसी भी मानव के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे हमारे DDO साहब हों, DPRO साहब हों या कोई भी हमारे अधिकारी गण हो, हमारे कर्मचारी गण हो, बस आप एक चीज सोच लीजिएगा कि उसकी जगह पे हम खड़े हों और वो हमारी जगह पे बैठा हो तो स्थितियां क्या होंगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी टेबल पर कोई भी फाइल नहीं रहनी चाहिए और मेरे पास कोई भी व्यक्ति आया वो संतुष्ट होकर जाना चाहिए। हो सकता है कई बार आपको लगे कि वो झूठी शिकायत कर रहा है, उसकी चीज सही नहीं है, लेकिन यदि आपको उसको प्रॉपर तरीके से समझा देंगे, उसे सेटिस्फाई कर देंगे, तो वो कहेगा यार मैं उनसे मिला था, उन्होंने काम तो नहीं किया लेकिन उन्होंने अच्छे से समझा दिया। और यदि उसका होने वाला काम है तो लटकाइए मत। आप सोचिए कि यदि उसकी जगह आप होते, वो आपकी जगह होता तो क्या स्थितियां होती, तो आप भी उसी की तरह कर रहे हो। तो हमें एक दूसरे की जगह पर रख कर अपने आप को देखना है। इसको दार्शनिक भाषा में परानुभूति कहते हैं। एक होती है सहानुभूति, दूसरी होती है समानुभूति और तीसरी होती है परानुभूति। परानुभूति का अर्थ ये होता है कि उसकी पीड़ा हमें अपनी पीड़ा जैसी लगे, उसे कहते हैं परानुभूति, जिसे कहते हैं एम्पैथी। तो वो भाव हमारे हर सरकारी कर्मी के अंदर होना ही चाहिए, तभी जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन को हम बदल पाएंगे, जो हमारा मूल लक्ष्य है। इसीलिए मैं अपनी टेबल पर भी लिख के रखता हूँ कि आपकी समस्या का अंतिम पड़ाव, यानी कि मेरे दायरे में जो भी चीजें हैं, मैं जिनका समाधान कर सकता हूं उनका समाधान मैं स्वयं कर दूंगा। उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, चाहे उस समस्या के लिए मुझे उसके पीछे ही क्यों नहीं भागना। कई बार कुछ अधिकारियों को भी लगता होगा, जैसे DPRO साहब को मैंने कहा ये करना ही करना है, फिर मैं उसको लिख भी लेता हूँ। तो किसी की व्यक्तिगत समस्या तो भी मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ इसकी व्यक्तिगत समस्या है। एक मैंने अपना पर्सनल मॉनिटरिंग रजिस्टर अलग से लगाया हुआ है। कुछ सोचते होंगे कि सर को याद कैसे रहती है हर चीजें, मैं उसमें लिख लेता हूँ तुरंत। कोई भी मेरे से मिलने आए, किसी का फोन आए या किसी की एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर आए, उस पर लिख लेता हूँ ताकि वो हमेशा याद रहे। उसके पीछे पड़ के धीरे 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 उसका समाधान हम करते हैं, और जो त्वरित वाले उनका हम त्वरित समाधान करते हैं। तो रियल में आप तभी अच्छे कर्मचारी बनेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे, इस राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनेंगे, जब आपके अंदर कौन सा भाव होगा, परानुभूति का। परानुभूति यानी एम्पैथी, अपनी जगह पे यानी उसके जूतों में अपने पैर रखना, ये होती है परानुभूति। इसके बाद जैसे DPRO साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि निस्वार्थ जो कर्म भाव है, मैं आज वही बातें कहूंगा जो आपने कही। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो बातें रिमाइंड हो हमारे मन में। ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त सुबह 1 घंटे के लिए हमने सेलिब्रेट किया, उसके बाद उसको भूल गए। वो हमेशा हमारे मनो मस्तिष्क में अंकित रहनी चाहिए, छपी होनी चाहिए। तो जो निस्वार्थ कर्म का भाव है वो हमारे मन में होना चाहिए। और वो कब आएगा? जब हम ये सोचेंगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी हमारी ही तरह का हार्ड मास का पुतला है, उसको 4 चक्कर हमें कभी भी नहीं निकालने। दूसरा, जो हमें तनख्वाह मिल रही है, जो हमें पे मिल रही है, वो हमारे कर्म के बदले मिल रही है।
हमारी योग्यता थी तो हमने सर्विस पाई, अब हम कर्म करेंगे तो इसके लिए प्रसिद्धि पाएंगे। तो हमें इधर उधर भटकने के बजाय अपने ही कर्म पर ध्यान देंगे तो अपने आप पूजा हो जाएगी। ईश्वरीय पूजा वही है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः मां तु संगोष्ठो कर्मणि। उनका भी यही भाव था, निस्वार्थ कर्म, यानी आपको फल की चिंता नहीं करनी है। फल देना तो भगवान का अधिकार है, आपका अधिकार केवल काम तक है, कर्म तक सीमित है, तो आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। एक बहुत अच्छी बात की कीर्ति ने बहुत ही अच्छा कहा कि हमें सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। जैसे हमें आज़ादी मिली, सभी जीव जंतुओं के प्रति आज़ादी मिली, लेकिन वो कब मिलेगी? वो कोरोना के बाद सबको याद आया। कैसे याद आया? कि जैसे पोल्यूशन कम हुआ तो दूर तक, कहते हैं कि दूर तक पहाड़ दिखने लग गए, बर्फ दिखने लगी, आसमान नीला दिखाने लग गए, जो चिड़िया और पक्षी है वो हमारे घर आने लग गए। और मैंने तो ये तक देखा, पहले गिलहरी अंदर नहीं आती, जब गिलहरी अंदर टहलने लगी। इसका कारण क्या था? प्रकृति भी हमारे हस्तक्षेप से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं है। तो हमें दूसरे जीव जंतुओं की आज़ादी कैसे बनाए रखनी है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने का एक बहुत बड़ा अभियान रहता है, वो है वृहद वृक्षारोपण का। तो ये जो वृहद वृक्षारोपण का अभियान के साथ साथ हमें नियमित रूप से कम अपने जन्मोत्सव पर यदि एक पेड़ लगा दें, वो पेड़ कोई भी हो सकता है, वो पीपल हो सकता है, बरगद हो सकता है, वो नीम हो सकता है, या आपकी पसंद का कोई अशोक का पौधा हो सकता है, गुड़हल का हो सकता है, जो आपको सुंदर लगे वो पौधा हो सकता है, लेकिन एक पौधा आपको लगाना है। और दूसरा पौधा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय निर्देशित करते हैं वो जरूर लगाइए, वो है सहजन का पौधा। हमारे घर पे जो बहन है, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको क्या दिक्कत होती है? आयरन की कमी। और सहजन प्राकृतिक रूप से आयरन प्रदान करता है। सहजन से बनी एक टैबलेट आती है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा किस कंपनी की है वो, 12 रुपए की एक टैबलेट आती है। और किस नाम पे आती है? कि आयरन की टैबलेट, आयरन और मैग्नीशियम होता है। मैं एग्जैक्टली आपको व्हाट्सएप करूंगा एक आध दिन के अंदर, मैं भूल गया उसका एग्जैक्ट नाम। तो 12 रुपए की, और आप सोचिए वो सहजन का पौधा जिसकी कहीं से भी डाली तोड़ के यदि आपने घर पे लगा दी, वो मुरझाता नहीं है, मुरझा गया और थोड़ी देर बाद लगा लिया तो वो अपने आप क्या हो जाता है? अंकुरित होने लगता है, उसकी पत्तियां आने लगती है, उसकी पत्तियां भी फायदे, उसकी फलियों के भी फायदे, और आपको कुछ नहीं, चबाइए भी मत, केवल सब्जी में डाल लीजिए, आपकी सारी पौष्टिकता आपको मिलेगी। और तीसरी चीज जो बिल्कुल भी जगह नहीं घेरती है, किसी के भी घर में लग सकती है, वो है गिलोय। गिलोय को कहते हैं अमृता। और अभी आपको पता है, पहले डेंगू के अंदर और मलेरिया में तो इसको रामबाण औषधि माना ही गया था। और जो बाबा रामदेव जी की कोरोनिल है, उसमें भी 3 तत्व, एक अश्वगंधा, दूसरा तुलसी और तीसरा गिलोय। तो गिलोय यदि आप लेंगे तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा, इसीलिए गिलोय को अमृता भी कहते हैं। तो यदि हम अपने आसपास जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को पनपने देंगे तो वो भी हमारे जीवन में सहायक होंगे। तो इसलिए हमें जैसी आज़ादी मिली, हम वैसे ही हमारे आसपास जो प्रकृति को हमने पूरा बांध लिया था, हर जगह पे एक तरह से कंक्रीट के जंगल हमने बना दिए थे, उसकी जगह वापस हम हरियाली के बीज बोएंगे सब मिलकर। ये प्रण हमें हमेशा लेना चाहिए। इसके बाद एक और बात है, आर्थिक और सामाजिक आज़ादी। देखिए, हमें आर्थिक आज़ादी मिल चुकी है, हमें सामाजिक आज़ादी भी मिल चुकी है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, वो अधिकारी बने, कर्मचारी बने, कुछ भी बने, तो उसकी समाज में एक रेस्पेक्ट बन जाती है और उसकी नियमित रूप से पे आती है। तो उसको आर्थिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी मिली या नहीं मिली? अपने आप मिल गई। लेकिन आप उन लोगों की सोचिए जो आज भी संघर्षरत हैं, चाहे वो रोजगार पाने के लिए संघर्षरत हैं, चाहे 2 जून की रोटी पाने के लिए संघर्षरत हैं, या अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए संघर्षरत हैं। तो एक मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि जीवन में हो, बाकी कार्य तो करें, एक बच्चे को आप अवश्य अपने जीवन में अपनी ओर से जरूर पढ़ाइएगा। तो रियल के अंदर आप जो आर्थिक और सामाजिक आज़ादी का जो आप अलग जगह है ना, वो वास्तविक रूप में साकारित होगा। आप सोचिए, यदि हर आदमी एक बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दे, तो सोचिए कितने बच्चे अपने आप पढ़ लिख जाएंगे, और हमारी सरकार के ऊपर जो दायित्व है, उस दायित्व को हम भी साझा कर लेंगे। इससे आपको पुण्य कर्म भी मिलेगा। आप अपने बच्चों को तो कर ही लेंगे, सब करते हैं, पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, वो तो सभी करेंगे। लेकिन जब किसी भी दूसरे के एक बच्चे को हम पालेंगे, पोसेंगे, तो उसके प्रति उसका जो आपके प्रति भाव होगा वो अद्भुत होगा, और वो जीवन भर आपकी गाथा गाएगा, जीवन भर आपके उदाहरण देता हुआ घूमेगा। मैं भी कर रहा हूँ। मैंने एक बच्चे को पहले पढ़ाया, एक को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ।
और मेरा ये है कि जब वो कामयाब हो जाए तो हम तीसरे बच्चे को भी साथ रखेंगे, लेंगे। इससे अच्छा भाव क्या आता है कि हमारे मन में भी एक पवित्रता का भाव रहता है कि भाई हम कुछ न कुछ पुण्य काम कर रहे हैं। एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई, प्रीति बहन ने बताई थी अभी, कि दुश्मन आने वाला है। दुश्मन चारों तरफ आया हुआ है, हर रूप में आया हुआ है। दुश्मन चाहे अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखें तो पड़ोसियों के रूप में हमारे दुश्मन हैं। उसके बाद में यदि देश में देखें तो हमारी जितनी भी सामाजिक बुराइयां वो सारी की सारी हमारी दुश्मन है। चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो धर्मांधता हो, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे किसी विशेष वर्ग का वो वाद हो, जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी की सारी इसी की देन। आपने देखा होगा मैं जनरली कभी भी भेदभाव किसी से नहीं करता, किसी भी रूप में नहीं करता। इसके पीछे कारण है कि जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज में आ ही गए तो हम पूरे देश के, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, राजस्थान का रहने वाला है, चाहे उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, या दक्षिण भारतीय है या उत्तर भारतीय, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें एक ही मतलब है कि वो हमारे देश का नागरिक है, और यदि वो विदेशी है तो वो हमारे देश का मेहमान है। तो चाहे नागरिक हो चाहे मेहमान हो, दोनों का हमें आदर सत्कार करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो उनकी सेवा करनी चाहिए। और मैं हमेशा देखता हूँ कि शपथ में, हम पिछली बार भी मैंने बात की थी, मैं शपथ इसलिए बात करता हूँ कि हम हमेशा इस शपथ का अनुसरण करें। इसमें एक ही बात लिखी थी, धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक और संवैधानिक उपायों के द्वारा हल करें। तो हमें इन चीजों को हमेशा मन में भी रखना है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न होने पाए। यदि अनजाने में हो भी जाए तो हमेशा एक विनीत भाव से आप क्षमा मांगिए कि हमारी गलती हो गई, अब भविष्य में मैं आपके साथ भेदभाव नहीं करूँगा। लेकिन मन में हमेशा धीरे धीरे यदि ये भाव रखेंगे तो भविष्य में यही आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, और जो प्रवृत्ति बन जाती है वही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। और ऐसा व्यक्तित्व फिर व्यक्ति को पुरुष नहीं रहने देता, क्या बना देता है? महापुरुष। महापुरुष की परिधि में खड़ा कर सकता है। महापुरुष ऐसे मत मानिए कि बहुत बड़े होंगे तभी बन सकते हैं। हो सकता है कोई हमारा सहायक कर्मचारी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, वो भी महापुरुष की श्रेणी में आ जाए। आपको पता होगा अभी एक पद्मश्री मिला था एक सफाई कर्मी को, ठीक है। क्या कारण था? उसने अपने पूरे जीवन काल, शायद 37-38 वर्षों का उसका जीवन काल था, पूरे जीवन काल में उसने एक विद्यालय में या किसी संस्था में था, कभी छुट्टी नहीं ली और हमेशा सफाई करता है। सोचिए, यानी उसके लिए जो स्वच्छता थी वो ही पूजा थी, इसलिए उसको इतने बड़े पुरस्कार से नवाजा गया, उसको इतना बड़ा सम्मान प्राप्त। तो कार्य कभी छोटा मोटा नहीं होता, लेकिन हमें बिना भेदभाव के अपना कर्म करना है। और कोई आपको बुरा भला कह भी दे तो आप एक बात सोचिएगा कि वो आपके पद के लिए है, आपको व्यक्तिगत नहीं। जैसे मैं राजस्थान से उत्तर प्रदेश आया तो मैं फर्रुखाबाद आया तो मुझे जिले का नाम जनरली नहीं पता था कि इस जगह पे ये जिला है। मैंने शुरुआत में फिरोजाबाद समझा, बाद में मुझे याद आया फर्रुखाबाद, ठीक है। जब मैंने नक्शे में देखा तो 5-7 मिनट के बाद मुझे पता चला। हालांकि बहुत पहले सुना था जब ज्योग्राफी पढ़ते थे, उसके बाद हम भूल गए थे कि फर्रुखाबाद कहाँ है, क्या है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जब मैं यहाँ आया तब मुझे बिल्कुल भी ये भान नहीं था कि ये जिला है, लेकिन आज जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं आपके अपने बीच में कर रहा हूँ, और यहाँ का कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं जानता था, और यहाँ से चला जाऊंगा फिर वो भूल जाएंगे। इसका मतलब बुरा भला किसको कह रहे हैं? भाई उनका काम नहीं हो रहा है या उनकी कोई समस्या है तो इस कुर्सी को बुरा भला कह रहे हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं कहते। इसलिए किसी के भी यदि कोई भी क्रोध भाव से भी आपको देखे तो उसके प्रति मन में बुरा भाव या गलत भाव या क्रोधित स्वभाव बिल्कुल नहीं आने दें, क्योंकि वो आपको कह ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि उस कुर्सी वाले ने काम नहीं किया, आप आज इस कुर्सी पर ये हैं, कल कोई और होगा, ठीक है। तो ये वाला भाव रहेगा ना तो आपकी नौकरी बड़ी सुकून से गुजरेगी, बड़े आनंद से गुजरेगी, और शाम को बिल्कुल सुकून से नींद भी आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। नहीं तो कहेंगे उसने मेरे को कहा अब मैं उसको बताऊंगा, तो ये गलत भाव हो जाता है। उसने आपको कहा ही नहीं, क्योंकि उसको आपसे कोई लेना देना नहीं था, उसे भी इस कुर्सी वाले से काम पड़ा था, ठीक है। तो हमें आम जनता, और आम जनता इतनी शिक्षक जागरूक नहीं है। यदि शिक्षित और जागरूक होती तो शायद इतने लोगों की यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे विदेशों में ये सेवा नहीं होती है, या साउथ के अंदर जनता बहुत जागरूक है तो वो अपने आप ही काम होते हैं। तो धीरे धीरे जब जागरूकता आएगी, जब शिक्षा आएगी, तो ये जो स्थितियां हैं हमारी क्रोध की, तनाव की, या कोई हमें बुरा भला भी कह देता है कई बार कार्य करते वक्त, तो वो अपने आप धीरे धीरे दूर होती जाएगी।
इसके बाद में दो उदाहरण बहुत अच्छे दिए, एक तो महाराणा प्रताप का और एक शिवाजी का। तो मैं महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे चेतक, उनके बारे में बात बताना चाहूँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से भाग गए थे, लेकिन आपको बताऊं महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से भागना नहीं चाहते थे। जब उनके घोड़े चेतक की एक टांग जख्मी हो गई, पूरी तरह से कट सी गई, तब चेतक को लगने लगा कि मैं तो युद्ध में बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। यदि मेरे स्वामी भी जीवित नहीं रहे तो ये जो मेवाड़ की भूमि है, ये जो हमारा राष्ट्र है, ये क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। तो उन्होंने, चेतक ने पहली बार अपनी स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो उल्टा दौड़ पड़ा महाराणा प्रताप को लेकर के, और एक पूरी की पूरी एक तरह से खाई मानो या घाटी मानो, उसको पूरा का पूरा छलांग लगाई। आज भी जब आप राजसमंद में जाएंगे, हल्दी घाटी में जाएंगे, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि क्या कोई घोड़ा इतनी लंबी छलांग लगा सकता है जितनी चेतक ने लगाई थी। और जैसे ही छलांग लगाई दूसरी ओर, थोड़ी सी दूर जाके वो निस्तेज होकर मृत प्राय हो गया और महाराणा प्रताप की गोद में सो गया। इसका मतलब क्या है, हमें हमेशा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम शासन के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारे स्वामी के प्रति हमेशा लॉयल्टी रखें, उनके प्रति वफादारी रखें। क्यों? क्योंकि वहीं से ही हमें शक्ति मिलेगी, वही हमारी पावर का सोर्स है। और यदि हम शासन के प्रति, जो शासन की नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनके प्रति गंभीर रहें और जिस तरह से चेतक और महाराणा प्रताप ने कार्य किया उस तरह से करें, तो जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। कल की एक घटना बताऊं, कल वो बता रहे थे कि भाई कल तो छुट्टी है। मैंने कहा बिल्कुल छुट्टी नहीं है। जब तक हमारे समाज में समस्याएं रहेंगी, जब तक आम आदमी आजाद नहीं होगा, तब तक हम कैसे आजाद हो सकते हैं। मैं तो हमेशा मान के चलता हूँ कि हम 24/7, चाहे संडे हो या हॉलीडे हो, हमारे लिए हमेशा काम करना ही करना। इसलिए मैं संडे को भी आता हूँ ऑफिस, हॉलीडे के दिन भी आता हूँ, उस दिन भी घर पे बुला लेता हूँ। और ज्यादातर हमारे कर्मचारी इस चीज को बखूबी जानते हैं। स्पेशली विकास, रेवेन्यू और पुलिस, ये 3 ऐसे विभाग है, वो 24/7 काम करते ही करते हैं। तो ये भाव हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए कि जब तक एक एक व्यक्ति को, देश को आजादी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा कार्य चलता रहेगा, चाहे वो छुट्टी के दिन हो या संडे के दिन हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से काम हमारे संडे के दिन होते हैं। और जिस दिन आजादी मिल जाएगी, आपकी जरूरत ही नहीं रहेगी। आप आराम से 10 बजे आइए, 5 बजे चले जाइए, जैसे विदेशों में होता है या साउथ इंडिया में भी होता है काफी ऐसा। मेरे कई बैचमेट से बात होती है कि यार हमें तो सैटरडे संडे कोई पूछता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन 5 दिनों में वहाँ की आम जन की 100% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाता है। और हमारे यहाँ रोज समस्या बनी रहती है, और संडे के दिन तो ज्यादा आती है समस्या। ठीक है, तो ये चीज हमें हमारे जहन में रखनी है। और एक जो हम विकास भवन के प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप दूसरों को बदलना चाहते हैं तो पहले स्वयं को बदलें, जो पूज्य बाबू ने कहा था। तो वो पंक्ति मैं जिस भी ऑफिस में जाता हूँ प्रवेश द्वार पे ही लिखवाता हूँ। और उसके पीछे का भाव यही है कि हमेशा आपको याद रहे कि पहले हम अपने आप को बदलें, फिर दूसरे में परिवर्तन देखने का प्रयास करें। तो इसी के साथ खूब लंबी बातचीत हो गई हम सबकी। तो आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे काफी लोग भारत दीपिका और ये कह रहे थे कि जन्मदिन, तो देश का एक तरह से जन्मदिन ही होता है जो स्वतंत्रता दिवस होता है, क्योंकि एक नया जन्म मिला, उसके बाद हम एक नए विकास के पैमाने के ऊपर आज जा रहे हैं। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।